नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे 1 जुलाई के यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कंट्रीज मेड ऑफ द सांघाई 5। आपको बताना है कि सांघाई 5 किन किन देशों के द्वारा बनाया गया था। आपके सामने ऑप्शन है चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया और ताजिकिस्तान। ऑप्शन बी है चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ऑप्शन सी है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। देखिए, कई बार यूपीएससी खुद आपको बताना चाहेगा कि इनमें से कोई एक आंसर ऐसा है, कोई एक देश ऐसा है जो सही है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ऑप्शन ए में चाइना भी है, ऑप्शन बी में भी चाइना है, ऑप्शन सी में भी चाइना है और ऑप्शन डी में भी चाइना है। इसका मतलब यूपीएससी ने आपको बता दिया कि सांघाई 5 में से एक क्वेश्चन, एक देश तो ये होगा ही होगा। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया फिलहाल सांघाई 5 का मेंबर स्टेट हुआ नहीं था। इंडिया कब मेंबर बना? इंडिया मेंबर बना जब वह क्या बन चुका था? एससीओ बन चुका था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जैसा कि वेस्ट में यानी कि यूरोप में स्विट्ज़रलैंड है, ऐसा ही एशियन कंट्रीज़ के तौर पे तुर्कमेनिस्तान अपने आप को इन सब चीज़ों से, इन सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से न्यूट्रल रखता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत साबित होता है। ठीक है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है कि अब हमें सी या डी इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी आंसर की प्रोबेबिलिटी बन गई है 50%। और जिस हिसाब से यूपीएससी प्रश्न पूछती आई हुई है, आपको ऐसा चांस ले लेना है। आपको अगर श्योर हो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई नहीं आएगा, तो आपको सी या डी दो में से कोई एक आंसर को टिक करके आना चाहिए, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं अब आने वाले टाइम में। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम देखने जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इन पांचों देशों से मिलके सांघाई 5 बना। उसके बाद यह क्या बना था? एससीओ बना था। और इन एससीओ में भारत और पाकिस्तान को 2017 में मेंबरशिप मिली हुई थी। ठीक है। अभी फ़िलहाल के तौर पे देखने जाए तो मंगोलिया और ईरान, इन दोनों कंट्री को अलग से एससीओ में मेंबर बनने की कवायद शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि फिलहाल ये कॉन्टेक्स्ट में इसलिए था क्योंकि अब आने वाले टाइम में कजाकिस्तान जो है वह इसका चेयरमैन होगा। कब तक? क्योंकि ये होगा जुलाई 2024 तब तक। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्रिएटेड बाय यूएनईपी, यूएनडीपी, डब्ल्यूआरआई और आईयूसीएन। क्या लिखा है? यूएनईपी, यूएनडीपी, डब्ल्यूआरआई या फिर आईयूसीएन। चलिए, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच तैयार करता है। ठीक है। बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यूआरआई, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारा जवाब क्या है। हमारा जवाब है ऑप्शन सी। फिलहाल यह क्यों करंट में था? तो देख सकते हैं कि इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच नाम की एक स्टडी बाहर जारी किया हुआ है, जिनमें बताया गया हुआ है कि ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट का जो कवर है, यानी कि हमारे वर्ल्ड में जो जंगल है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं। उनकी संख्या में, उनके एरिया में लगातार कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। किन्होंने तैयार किया है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने।
तो यह जो WRI है, यह WRI ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, याद रखना यह कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, यह क्या है, ग्लोबल एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिख रहा है, अरोमा ढोलक और बाराबंकी हैंडलूम, अरोमा ढोलक और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट वर ग्रांटेड GI टैग, क्या मिला है उसको, GI टैग मिला है। तो यह कौन से स्टेट का है? जैसा कि आपको पता होगा कि बाराबंकी एक वर्ड जो है, वो बाराबंकी वर्ड आपको पता होना चाहिए कहाँ के साथ रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश के साथ। तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिलहाल देखने जाए फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश को 7 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला है। क्या मिला हुआ है, GI टैग। आपको पता होना चाहिए कि GI टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। और सबसे पहला जो GI टैग दिया था वो दिया था किसके लिए, दार्जिलिंग की टी के लिए, यानी कि चाय के लिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन से 7 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। उनमें से पहला है अमरोहा ढोलक, दूसरा है बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम, कालपी हैंडमेड पेपर, महोबा गौरा पत्थर की हस्तशिल्प कला, उसके बाद पायरोफ्लाइट स्टोन और संबल हॉर्न क्राफ्ट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके ये पूरी स्लाइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यानी कि सेकी को किन्होंने रिलीज़ किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, UNEP, नीति आयोग या फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC। चलिए, आपको बताना है कि यह रिपोर्ट किन्होंने, यह इंडेक्स जो है, यह इंडेक्स किन्होंने रिलीज़ किया है? बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन C। क्या नाम है, नीति आयोग ने रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में। तो फिलहाल यह जो सेकी नाम का एक इंडेक्स है वो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। किनके लिए रिलीज़ किया हुआ है? टू एनकरेज हेल्थी कंपटीशन अमोंग स्टेट्स ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर। इट वॉज रिलीज ड्यू टू show the atmosphere of energy and climate sector in different dimension। जैसा कि हम देख सकते हैं कि there are 27 performing indicators which was covered under the 6 broad parameters। 6 पैरामीटर्स के तौर पे इन्होंने यह इंडेक्स तैयार किया है, जिसमें पहला है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, दूसरा है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी, तीसरा है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, चौथा है एनर्जी एफिशिएंसी, पांचवा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और छठा है न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किनके द्वारा रिलीज़ किया हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्री इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। देखिए, कोई भी बिगिनर्स अपने प्रिपरेशन की जर्नी में यह सवाल तैयार करता ही है। आपको बताना है कि कोर इंडस्ट्री में से किनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में 8 सेक्टर जो है उनको क्या दर्जा दिया हुआ है, कोर इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइनरी प्रोडक्ट। वैसे देखने जाए तो ये चारों के चारों क्या है, 8 सेक्टर में अंदर में से कोर इंडस्ट्री है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूट है, ज़्यादा अगर वेटेज है, तो वह है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्या है फ्रेंड्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब देख लेते हैं कि जैसे कि फ़िलहाल लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है कि हमारी कोर इंडस्ट्री में 28.04% के साथ रिफाइनरी जो है वो रिफाइनरी का पहला क्रमांक दिया हुआ है। उसके बाद आता है
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसके बाद है स्टील प्रोडक्शन, उसके बाद है कोल प्रोडक्शन, उसके बाद है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, उसके बाद है नेचुरल गैस प्रोडक्शन, उसके बाद है सीमेंट और उसके बाद है फर्टिलाइज़र। अब इसको याद कैसे रखा जाता है? देखिए, आपको याद रखना है रेस। क्या याद रखना है सर? रेस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है Cl। क्या लिखना है? Cl। उसके बाद आपको लिखना है CnC और उसके बाद में आपको लिखना है F, ठीक है। अगर इन कॉम्बिनेशन के थ्रू आप याद करना चाहोगे तो ये 8 कोर सेक्टर जो है इनको आप आसानी से याद रख सकते हो। पहले जोड़ बनानी है रेस, बाद में दूसरी जोड़ बनानी है CnC, बीच में लिखना है Cl और लास्ट में लिखना है F, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे स्टैटिक पोर्शन की ओर। सबसे पहला हमारे सामने पहला स्टैटिक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि 8 अगस्त 1942 को कौन सा घटनाक्रम इन चारों में से बना हुआ था। ऑप्शन ए है द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडोप्टेड बाय द AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के थ्रू यह एक क्विट इंडिया यानी कि क्या नाम था उसका, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो हमारा आंदोलन था, जो मूवमेंट थी, उनको एडॉप्ट किया था AICC के द्वारा। कब? 8 अगस्त 1942। क्या ऑप्शन ये ए सही है? ऑप्शन बी है द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। क्या ऐसा कुछ हुआ था? ऑप्शन सी है द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 7 प्रोविंस। आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत पहले हो चुका था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि ये हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस के एक्सेप्टेंस के बिना अंग्रेजों ने भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल करवा दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो नहीं आएगा। ऑप्शन डी है क्रिप्स प्रपोज्ड ऑन इंडियन यूनियन विथ फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय द AICC। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following is associated with songs from prison। आपको याद होना चाहिए songs from prison किनके द्वारा ट्रांसलेशन किया हुआ था इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का, ठीक है। तो यह कहा था, हमारे सामने ऑप्शंस है, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि बापू जी ने किया था, और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन थे जो इंडियन रिलीजियस लिरिक्स को ट्रांसलेशन किया था, किन में? इंग्लिश में, और नाम क्या दिया था? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following was associated as secretary with Hindu female school which later came to be known as Bethune Female School। आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से, इन चारों में से कौन ऐसा लीडर है जिन्होंने सेक्रेटरी विथ हिंदू फीमेल स्कूल का एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबाख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। देखिए, सबसे आसान अगर मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन बनाना आपको कहा जाए तो ये उनमें से एक होगा।
आपको बताना है कि शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श ढिल्लों कौन थे। क्या यह स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में भाग लिए हुए लीडर्स थे, या यह मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो मेंबर थे। ऑप्शन सी है ड्राफ्टिंग कमिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे, या फिर ऑप्शन डी है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। जी हाँ, आपने अभी तक पहचान लिया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए, आपको बताना है कि इन तीनों ऑफिसरों के सामने लाल किला में से एक केस चला था। क्या चला था? एक केस चला था। तो यह केस के लिए भारत में से कौन कौन से लॉयर ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया में से कौन कौन से लॉयर ने, यह जो लाल किला केस के नाम से जाना जाता है, कौन कौन? शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श ढिल्लों। उनमें कौन से लॉयर थे जिन्होंने डिफेंस किया था? ठीक है, आपको बताना है। फिलहाल इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि आपको बताना है 1600 से लेके 1625 के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड थी? कब तक? 1600 से लेके 1625 के बीच में, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है भरूच, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रीकाकुलम और ऑप्शन तीसरा है त्रिचिनापल्ली। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो ब्रोच लिखा है, यह ब्रोच वही है जो आज के तौर पे गुजरात में भरूच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? आपको पूछा है करेक्ट। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 3 ओनली और ऑप्शन डी है 2 and 3 ओनली। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 ओनली। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स,